दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 4, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखते हैं। सामाजिक कानूनों को उनके पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान करना है आपको। देखिए यहाँ पर जो प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन है और सामाजिक सुधार कानून है, उससे पारित किए गए वर्ष के साथ मिलान करिए। तो देखिए सती प्रथा का उन्मूलन। दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन 1829-30 में, विधवा पुनर्विवाह 1856 में और कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 ईस्वी में और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में। तो इस प्रकार से सही सुमेलन आप कर सकते हैं। देखिए सती प्रथा का उन्मूलन 1829-30, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, कन्या भ्रूण हत्या निषेध का कानून जो है 1804 में और दास प्रथा उन्मूलन 1843 में पास किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो उत्तर है दोस्तों, ब्रह्मोपासना पुस्तक ब्रह्म समाज से संबंधित थी। दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसमें ब्रह्मोपासना संबंधित तथ्यों से परिचित करवाया था। अगला प्रश्न है, कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन है द्वारिका नाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस और केशव चंद्र सेन। तो सही उत्तर है दोस्तों केशव चंद्र सेन। देखिए केशव चंद्र सेन आत्मीय सभा से नहीं जुड़े थे। दोस्तों हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तो याद रखिएगा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ये प्रथम संस्था थी और आत्मीय सभा से जो जुड़े सदस्य थे द्वारिका नाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस, वृंदावन मिश्रा, शिव प्रसाद मिश्रा और प्रसन्न कुमार टैगोर थे। जबकि दोस्तों केशव चंद्र सेन ये आत्मीय सभा से नहीं बल्कि ब्रह्म समाज से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रुखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबाववश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? ऑप्शन है बहराम जी मलबरी, बाल गंगाधर तिलक, एनसी केलकर और बीडी सावरकर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए बहराम जी मलबरी। बहराम जी मलबारी दोस्तों एक कवि, लेखक और समाज सुधारक थे। ये पारसी समुदाय से थे और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने रुखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबाववश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था और इनके प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। 1891 में ये सम्मति आयु अधिनियम काउंसिल द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था कहाँ पर? तो सही उत्तर है बहावी संप्रदाय का उद्भव अरब में हुआ था। दोस्तों इसके संस्थापक मोहम्मद इब्न अब्द अल बहाव थे। याद रखिए बहावी संप्रदाय का जिसका उद्भव अरब में हुआ था, इसके संस्थापक मोहम्मद इब्न अब्द अल बहाव थे। ये एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था और बरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो याद रखिए बहावी संप्रदाय का प्रारंभ ऐसे तो अरब में हुआ, लेकिन भारत में सैयद अहमद जो बरेली के थे वो इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और इसमें आपको विभिन्न सामाजिक संगठनों और उनसे संबंधित व्यक्तियों को मिलाना है। तो देखिए आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा।
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकाट ने किया था, सी का तीसरा हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 4 1 3। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो सही उत्तर है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटिश काल में 1833 एक्ट की धारा 87 ये जो थी दोस्तों सामाजिक भेदभाव और धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध थी। और इस धारा में क्या किया गया कि इस धारा के अनुसार सरकारी योग्यता में जो है सरकारी सेवा में योग्यता को नियोजन का आधार माना गया और उम्मीदवार के धर्म, जन्म स्थान और जाति को नियोजित करने के योग्य नहीं माना गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक धार्मिक आंदोलन गतिविधि स्थल से सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, रहनुमाई माजदयान सभा बॉम्बे सही है, स्वामी नारायण आंदोलन गुजरात सही है, हिंदू मिशनरी सोसाइटी संयुक्त प्रांत ये सही नहीं है, और मोहम्मदन साहित्यिक समाज कलकत्ता ये आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों इसमें हिंदू मिशनरी सोसाइटी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुई थी या इसमें गतिविधियों का केंद्र रहा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों 1907 में अवनींद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। तो याद रखिए, जो 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। तो दोस्तों, और ये जो था ये संस्था प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता नंदलाल बोस थे। तो याद रखिएगा 1907 में और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी कलकत्ता में। और देखिए, यह संस्था जो है छात्रवृत्ति प्रदान करती थी और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता नंदलाल बोस थे। उन्होंने कला की शिक्षा अवनींद्र नाथ टैगोर से ग्रहण की और नंदलाल बोस एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। उन्होंने संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया था और इनके प्रसिद्ध चित्रों में दांडी मार्च, सांथाली कन्या, सती का देह त्याग शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना जो है दोस्तों इसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। देखिए, मद्रास हिंदू एसोसिएशन दोस्तों ये दो संस्थाएं गठित हुई हैं। पहली है मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, मद्रास सामाजिक सुधार संघ। इसकी स्थापना वीरेश लिंगम पुतुलु ने 1892 में की थी। यह एक सामाजिक शुद्धता आंदोलन था। जबकि दूसरा मद्रास हिंदू एसोसिएशन, इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा 1904 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणेश्वर स्थित है कहाँ पर? तो दक्षिणेश्वर दोस्तों ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो उत्तर है रामकृष्ण परमहंस से। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, इनके बचपन का नाम इनके गदाधर था। ये एक महान विचारक थे। इनके विचारों को उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में फैलाया और रामकृष्ण ने इस बात पर बल दिया कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उनके उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना की बात कही गई है। दोस्तों दक्षिणेश्वर जो है कलकत्ता में एक मंदिर है। ये दक्षिणेश्वर जो मंदिर है ये कलकत्ता में स्थित है और रामकृष्ण परमहंस वहीं के पुजारी थे और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और बाद में वेल्लूर मठ कोलकाता और मायावती मठ उत्तराखंड में भी इसकी स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? ऑप्शन है शाह अब्दुल अजीज़, मोहम्मद कासिम बतौनवी और रशीद अहमद गंगोही और महमूद अल हसन। तो उत्तर है शाह अब्दुल अजीज़ देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। दोस्तों देवबंद स्कूल उलेमाओं ने, जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे, ये आंदोलन चलाया गया था
ये एक पुनर्जागरण आंदोलन था। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे: मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित करना। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक विद्यालय की स्थापना की गई। इसमें मोहम्मद वानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, महमूद अल हसन, ये सभी दोस्तों देवबंद स्कूल से जुड़े हैं, लेकिन शाह अब्दुल अजीज ये देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो उत्तर है राजमहल। दोस्तों 1855-56 का सांथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था। ये विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में स्थित था और इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था। तो देखिए दोस्तों, राधाकांत देव। राधाकांत देव जो थे ये बंगाल में धर्म सभा के संस्थापक थे और ये अनेक भाषाओं के जानकार, हिंदू संस्कृति के संरक्षक के पक्षधर और विचारक थे। बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव थे। उन्होंने 1830 में इस सभा की स्थापना की। दोस्तों धर्म सभा ने सती प्रथा के समर्थन में अपना विचार रखा था, जबकि राजा राम मोहन राय इसके उन्मूलन के पक्षधर थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज में विरोध में स्थापित धर्म सभा का संस्थापक कौन था। तो आप जानते हैं राधाकांत देव, जो कि सती प्रथा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। कौन सा विचार थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है। तो दोस्तों विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों में जो मिलता है उसमें कि उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। दोस्तों आप जानते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी, देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम हेलन पेट्रोना ब्लावाट्स्की और एच.एस. अलकाट ने अमेरिका में की थी और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य धर्म को समाज का मुख्य साधन बनाना था और धार्मिक भ्रातृभाव का प्रचार प्रसार करना था। सामाजिक सोसाइटी में कार्य करते हुए इस सोसाइटी ने बाल विवाह का भी विरोध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था। ऑप्शन है महादेव गोविंद रानडे, एनी बेसेंट, सुरेश चंद्र बनर्जी और पंडित गुरुदत्त। तो सही उत्तर है दोस्तों पंडित गुरुदत्त। आप जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था बम्बई में। दोस्तों पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ये महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्य शिष्य और कालांतर में आर्य समाज के प्रमुख नेता बने थे। उनकी गिनती आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में होती है और 26 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है, शिबली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित रहे, जो देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे, ये आपका सही है। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे, सही है। वे सर सैयद अहमद खां की अंग्रेजों के प्रतिभक्ति को उचित मानते थे, सही नहीं है। और वे इस्लामी एकता के समर्थक थे, सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका शिबली नुमानी के संबंध में सही नहीं है। दोस्तों देवबंद सहारनपुर में 1866 में एक विद्यालय खोला गया था। देखिए 1866 में देवबंद सहारनपुर में एक स्कूल खोला गया और इसमें अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा पूर्ण रूप से वर्जित थी। देवबंद आंदोलन 1885 में कांग्रेस के निर्माण का स्वागत किया था और देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए कौन उत्तरदायी था। तो उत्तर है दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था और इनके प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को, याद रखिएगा डेट 26 जुलाई 1856, इस तिथि को दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो उत्तर है केशव चंद्र सेन।
दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था और महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 में जुड़े थे। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाहित आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए, रानाडे और कर्वे, कर्वे जिनका नाम डी के कर्वे, धोंधोपंत केशव कर्वे था। तो रानाडे और कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन संचालित किया था और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। दोस्तों, धोंधो केशव कर्वे ये विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्रार्थना समाज में एमजी रानाडे निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? तो उत्तर है केशव चंद्र सेन से। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज का आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो उत्तर है दोस्तों केशव चंद्र सेन के प्रयासों द्वारा आत्मारंग पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज का प्रारंभ किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा है दोस्तों कि प्रार्थना समाज का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आप जानते हैं आत्माराम पांडुरंग द्वारा। अगला प्रश्न है, 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो उत्तर है, याद रखिएगा, 12 वर्ष। दोस्तों, 1872 में एक कानून बना जिसे नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहा जाता है और 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित किया गया और बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। लेकिन यहाँ पर देखिए, इससे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। एक पारसी समाज सुधारक एम.बी. मालाबारी, इनके प्रयत्नों से 1891 में दोस्तों एक जो है सम्मत आयु अधिनियम पारित किया गया जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पे प्रतिबंध लगाया गया था और 1891 का जो अधिनियम था इसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। कौन सा दृष्टि उनसे जुड़ा नहीं है? तो देखिए, वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। ये सही नहीं है सर सैयद अहमद खान के बारे में। महिलाएं कुशल माता और गृहिणी बने। वे महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्षधर थे और वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे। तो ये दोस्तों, ये सर सैयद अहमद खान का महिलाओं की शिक्षा के संबंध में विचार था। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने और ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों के प्रति सद्भावपूर्ण रुख अपनाने को कहा था। अपने राजभक्ति के कार्यों के कारण उन्हें सर की उपाधि दी गई थी और इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक पृथक राजनीतिक शक्तियां माना और मुस्लिम हितों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संरक्षण को आवश्यक माना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? आपको बताना था। तो सही उत्तर है पश्चिमी शिक्षा। दोस्तों, अंग्रेजों के सहयोग से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और भारतीयों को बर्क, जेम्स मिल, ग्लेडांटन और रूसो, स्पेंसर, वाल्टेयर आदि के विचारों को जानने का मौका मिला और 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा दोस्तों, विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जिससे भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना का उदय हुआ और बंगाल में जो धार्मिक सुधार, सामाजिक और धार्मिक सुधार प्रारंभ हुए थे उनका नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो उत्तर है कलकत्ता में और इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सही उत्तर है दार्शनिक विचारधारा का विकास। दोस्तों, 19वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है और इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो कुल मिलाकर भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता दार्शनिक विचारधारा का विकास करना था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की थी, उसका नाम क्या है? तो
तो सही उत्तर है अधिराज्य। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, तो याद रखिएगा स्वराज्य शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले किया था, दयानंद सरस्वती ने, और उन्होंने अधिराज्य की संकल्पना को विकसित किया। देखिए अधिराज्य मतलब ये कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को भी उन्होंने अपनाने पर बल दिया था, और जो है उन्होंने आर्थिक विचारों में स्वदेशी का महत्व दिया, और उन्होंने देखिए स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, और अधिराज्य एक विचारधारा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है 1929 के शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो उत्तर है दोस्तों 14 वर्ष। दोस्तों 1929 में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा, इनके प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों शारदा बिल किससे संबंधित है? तो ये विवाह की आयु से संबंधित है। इसके अलावा देखिए शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? भारतीय विवाह व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन हैं? ऑप्शन देखिए सर सैयद अहमद खान, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद या आगा खातिरती। तो उत्तर है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ़ थे। दोस्तों 1863 में इन्होंने कलकत्ता में मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी, और इसके अलावा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में किया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद सहारनपुर में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले अब्दुल लतीफ़ थे। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो सही उत्तर है बम्बई में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दयानंद सरस्वती इनका मूल नाम मूल शंकर था, और 7 अप्रैल 1875 को इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। दोस्तों आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ, और 1887 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया पुनः वेदों की ओर चलो, यानी बैक टू द वेदाज, और स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक किया जाना चाहिए, और वे वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। 1877 में लाहौर में संपादित करके एक निश्चित रूप दिया गया, और आर्य समाज का संचालन या प्रचार प्रसार पंजाब में अधिक सफल रहा। कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। दोस्तों आर्य समाज में लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से एक थे। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको बताना था कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी, तो ये 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी पूर्णानंद ने 1848 में उन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया, और 1863 में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में इन्होंने पाखंड खंडिनी पत्रिका फहराई थी। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना आपकी बम्बई में हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। कंफ्यूज मत होइएगा, लाहौर में बाद में उसका केंद्र बनाया गया था 1877 में। वेदों की ओर लौट चलो ये किस धर्म सुधारक का नारा था? तो ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती का नारा था। वेदों की ओर वापस चलो ये दयानंद सरस्वती का नारा था। किसका असली नाम मूलशंकर था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर था। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, और स्वामी विवेकानंद का असली नाम या वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था।
1897 में दोस्तों विधिवत औपचारिक रूप से रामकृष्ण मिशन को पंजीकृत करवाया गया और ये कलकत्ता के बेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर इसका मुख्यालय खोला गया। दोस्तों स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और शुद्ध वेदांत के आदर्श को अपना आदर्श मानता है। और देखिए विवेकानंद का कहना था दोस्तों कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के भिन्न भिन्न रास्ते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो उत्तर है 1897 में। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद। किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और या फिर यहाँ पर देखिए विवेकानंद के जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त ने। अगला प्रश्न है 1896। दोस्तों ये ईयर जो है 1897 है। 1897 में किसने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? नरेंद्र नाथ दत्त ने। एक प्रश्न है कि भारतीय जनता के लिए किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो और इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो? तो प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद का। दोस्तों स्वामी विवेकानंद एक क्रांतिकारी साधु और विचारक थे। ये युगांतकारी आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने हिंदी धर्म को गतिशील और व्यवहारिक बनाया। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि वो तिथि कौन सी है। बहुत आसान सा प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, और आपको बताना है वो तिथि कौन सी है। अगला प्रश्न है 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। दोस्तों इसकी शुरुआत गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से की गई थी, इसलिए इसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद अपने को मसीह उल मऊद अथवा मसीहा कहते थे। उन्होंने अपने आप को 1904 में श्री कृष्ण का अवतार बताना प्रारंभ किया और गुलाम अहमद की पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में इनके सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है पंजाब के अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला प्रश्न है 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की या रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों बेल्लूर में। देखिए बेल्लूर में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1899 में एक मठ अल्मोड़ा जिले में मायावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्म 1892 में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ये दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि 1893 में शिकागो के विश्व धार्मिक पार्लियामेंट में भारत को किसने प्रतिनिधित्व दिया था? तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए वह 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे। सही है। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की, ये भी सही है। और व्यापक भ्रमण करने वाले ये प्रथम समाज सुधारक थे, ये भी सही है। तो इसके अलावा इनकी मृत्यु 1905 में हुई थी, ये सही नहीं है, क्योंकि केशव चंद्र सेन की मृत्यु 1884 में हुई थी। तो सही उत्तर है 1, 2, 3 आपके सही हैं। दोस्तों केशव चंद्र सेन ने 1857 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ली और ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए संगठन की भी स्थापना की थी। दोस्तों व्यापक भ्रमण करने वाले प्रथम समाज सुधारक इनको कहा जाता है। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1872 में इनके प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा ब्रह्म पद्धति से हुए विवाहों को कानूनी मान्यता मिल गई।
शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर है ज्योतिबा फूले ने। दोस्तों, सत्य शोधक समाज या सत्य शोधक मंडल की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था और इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इनकी पुस्तक गुलामगिरी है जो 1872 में आई थी और अपने सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की आवश्यकता पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है, पूना सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है दोस्तों ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक आप याद कर लीजिएगा ज्योतिबा फूले हैं। और विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? तो सही उत्तर है दोस्तों विधवा पुनर्विवाह के जो है इसके प्रति ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत संघर्ष किया था। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और उनके प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो पाया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों 26 जुलाई 1856। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा है किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उत्तर है दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न है 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम संचालित किया था? ऑप्शन है देखिए मनोहर गोविंद रानाडे, डी.के. कर्वे, विष्णु शास्त्री और राजा राजवल्लभ। तो सही उत्तर है पूना में विधवा आश्रम की शुरुआत या प्रारंभ डी.के. कर्वे ने किया था। दोस्तों 1891 में डी.के. कर्वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर वो डेक्कन शिक्षा समिति के आजीवन सदस्य बने और 1899 में उन्होंने पूना के हिंगले नामक स्थान पर दान में मिली भूमि पर विधवा आश्रम और अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों 1907 में महर्षि कर्वे ने महिलाओं के लिए महिला विद्यालय की स्थापना की और कर्वे के अधिक अथक प्रयासों से महाराष्ट्र के धनाढ़ व्यक्तियों के सहयोग से 1916 में महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। 1893 में अपने मित्र की विधवा बहन गोपूबाई से इन्होंने विवाह किया और गोपूबाई का नया नाम आनंदीबाई पड़ा था। अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो उत्तर है दोस्तों 1856 में और ये अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है पारित हो पाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, ये लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। ये प्रश्न कई बार पूछा है। देखिए महाराष्ट्र के लिए लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। एक सेंटेंस है, कथन है, वक्तव्य है कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, इसका आह्वान किसने किया था? तो सही उत्तर है श्री नारायण गुरु ने। दोस्तों श्री नारायण गुरु ने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम की स्थापना की और इनका नारा था मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। अगला प्रश्न है जाति मीमांसा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है श्री नारायण गुरु। दोस्तों जाति मीमांसा के लेखक श्री नारायण गुरु हैं। इन्होंने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम की स्थापना की और इनका नारा आप जानते हैं मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। अगला प्रश्न है दोस्तों जीव शिव है, जीव जो है वो शिव है, इस सिद्धांत का प्रचालन किसने किया था? तो सही उत्तर है स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। अगला प्रश्न है बंगाल में प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, विलियम डेरेजियो और केशव चंद्र सेन तथा विलियम कैरे। तो सही उत्तर है बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर हेनरी विवियन डेरेजियो का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था।
दोस्तों हेनरी बेबियन डिरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे और इन्होंने हिंदू कॉलेज जो है में प्राध्यापन का कार्य किया था। छात्रों को इकट्ठा कर उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता, स्वतंत्रता और सत्य का आचरण करने को प्रेरित किया। दोस्तों डेरेजियो के अनुयायी डेरेजिया के नाम से जाने जाते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया था। तो ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में संबोधित किया था। अगला प्रश्न है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी कब? तो उत्तर है 1875 ईस्वी में। और दोस्तों सैयद अहमद खान जो हैं वो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। दोस्तों देखिए ओरिएंटल मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, इसकी स्थापना 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के साथ हुई और 1878 में कॉलेज बना और 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय, और इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया। अगला प्रश्न है आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया था। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता तथा प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने नेतृत्व दिया था? तो उत्तर है दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को दोस्तों यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर ने नेतृत्व दिया था। देखिए हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। मूल रूप से ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया था। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को 1830 में राजा की पदवी से विभूषित किया और मुगल दरबार की ओर से इन्हें इंग्लैंड भेजा। वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। 1833 में इनकी मृत्यु के बाद इनका नियंत्रण द्वारिका नाथ टैगोर के हाथ में आया और 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया और केशव चंद्र सेन इसमें 1857 में शामिल हुए थे। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद किसने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो अकबर शाह द्वितीय द्वारा। दोस्तों अकबर द्वितीय द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह अकबर के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो उत्तर है दोस्तों राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? तो देखिए ऑप्शन है आपके केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और राजा राम मोहन राय। तो उत्तर है दोस्तों राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है देखिए मिराट उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है मिराट उल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया और 1822 में राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन किया। मिराट उल अखबार का प्रकाशन फारसी भाषा में था और ये फारसी में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी बंगला भाषा में एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने अनुप्राणित किया था? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या राजा राम मोहन राय की बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथ में गया? तो ये था देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में गया था।
अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था, तो आप जानते हैं 1856 ईस्वी में, ऑप्शन बी। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था, तो सही उत्तर है 1855 के विडो रीमैरिज एक्ट के द्वारा विधवा विवाह को वैध घोषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईश्वरचंद विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था, तो आप जानते हैं विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और बाल विवाह का विरोध, इनमें से सभी का समर्थन किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। दोस्तों, आधुनिक काल में ईश्वरचंद विद्यासागर और उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई और इससे कम आयु में विवाह अपराध घोषित किया गया। अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए 3 अधिनियम पारित किए: सिविल मैरिज एक्ट 1872, सम्मति आयु अधिनियम 1892 और शारदा अधिनियम 1929। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए, ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय और थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। तो सही उत्तर है थियोसोफिकल सोसाइटी, ये एनी बेसेंट इससे संबंधित थी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे, तो सही उत्तर है हेनरी विवियन डिरोजियो। दोस्तों, हेनरी विवियन डिरोजियो यंग बंगाल मूवमेंट के सबसे प्रखर प्रवक्ता थे और इन्होंने छात्रों को विवेकपूर्ण ढंग से सोचने के लिए जो है बल देने का जो प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा किसकी थी, तो सही उत्तर है हेनरी विवियन डिरोजियो की। अगला प्रश्न है, डिरेजियोज कौन थे, तो उत्तर है दोस्तों डिरेजियोज जो ये अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक होते थे। अगला प्रश्न है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डिरेजियो ने 1828 में कलकत्ता में की थी। बाद में ये मानिक तला में स्थापित हो गया और उमा चरण बसु इसके सेक्रेटरी थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसने गो रक्षा समितियां स्थापित की थी। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और भीमराव अंबेडकर। तो उत्तर है दोस्तों गो रक्षा समितियां। दोस्तों, इसमें देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो रक्षणी सभा बनाई थी, बाल गंगाधर तिलक ने गो हत्या विरोधी समिति बनाई, जबकि महात्मा गांधी ने गो रक्षा संघ का गठन किया था। तो इसमें तीनों व्यक्ति हैं। देखिए, गोरक्षणी समिति, ये गोरक्षणी सभा दयानंद सरस्वती का है, बाल गंगाधर तिलक ने गो हत्या विरोधी समिति और महात्मा गांधी ने गो रक्षा संघ स्थापित किया। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर स्टार हो जाएगा, क्योंकि गो रक्षा समितियां, इससे संबंधित 3 व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को बहुत महत्व दिया और इसी भावना से उन्होंने उद्योग संघ, तालीमी संघ और गोरक्षा संघ की स्थापना की। उन्होंने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। लघु और कुटीर उद्योगों को भारी उद्योगों से अधिक महत्व दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नल स्लीमैन। देखिए, कर्नल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था आपको बताना है। तो सही उत्तर है कर्नल स्लीमैन ने दोस्तों ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे और प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चौड़ों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उनका विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, लेकिन ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक, दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 के बाद संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित किया गया था। तो उत्तर है गुलामी प्रथा। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को गैर कानूनी बताया था।
अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों वीरेश लिंगम द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए किसके प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है मुटुलक्ष्मी रेड्डी। दोस्तों, देवदासी हिंदू धर्म में ऐसी स्त्रियों को कहते हैं जिनका विवाह मंदिर या अन्य किसी धार्मिक प्रतिष्ठान से कर दिया जाता है। समाज में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त होता है और उनका काम मंदिरों की देखभाल, नृत्य और संगीत सीखना होता है। परंपरागत रूप से वे ब्रह्मचारी होती हैं। कालांतर में इसमें कुप्रथा प्रचलित हो गई और यह एक अनुचित और गलत प्रथा थी। इसका प्रचलन दक्षिण भारत में मुख्य रूप से था और हिंदू मंदिर विधेयक के समर्थन में देवदासी प्रथा पर मुट्टुलक्ष्मी रेड्डी का लेख प्रकाशित हुआ और 1930 में मुट्टुलक्ष्मी के प्रयास से मद्रास विधान परिषद पोट्टू समारोह में जो है विशेष देवता को देवदासी के समर्पण की प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो याद रखिएगा, मुट्टुलक्ष्मी रेड्डी के प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा पर रोक लगाया गया था। अगला प्रश्न है, 1888 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? तो सही उत्तर है टी माधव राव ने। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो उत्तर है दोस्तों मुस्लिम सुधार आंदोलन से। मुसलमान उलेमाओं ने जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे, देवबंद आंदोलन यानी दारुल उलूम जो है इसका प्रारंभ किया था और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, उलेमा जो थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद में 1866 में स्कूल खुला था। ये अलीगढ़ आंदोलन के पूरी तरह विपरीत था और यह शिक्षा मौलिक रूप से इस्लाम धर्म के अनुरूप दी जाती थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है आर्य समाज ने दोस्तों शैक्षिक सुधारों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की थी। दोस्तों देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हिंदी में किया। लाला हंसराज ने सबसे पहले 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी डीएवी कॉलेज की स्थापना की और स्वामी श्रद्धानंद जो मुंशी राम जिनका वास्तविक नाम था, उन्होंने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर है लाहौर में। अगला प्रश्न एक कथन है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये अरविंद घोष का कथन था। दोस्तों, अरविंद घोष लगभग 10 वर्षों तक 1901 से 1910 बंगाल के विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे और स्वदेशी और बहिष्कार कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वालों में शामिल रहे। इन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है। दोस्तों, अरविंद घोष या महर्षि अरविंद को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रणेता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1906 में बंबई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो उत्तर है वी.आर. सिंधे। दोस्तों, 1906 में बंबई में विट्ठल राम जी सिंधे ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और इस आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज और देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सत्यशोधक समाज ये आपका महाराष्ट्र में सक्रिय था। आर्य समाज ये उत्तरी भारत में जो है इसका प्रभाव था। सरीन सभा, दोस्तों सरीन सभा का प्रभाव जो है ये पंजाब में था और श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम ये केरल में अधिक प्रचलित था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3।
अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर है दोस्तों न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ललकाट, विलियम क्वान और अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। और दोस्तों इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया था। तो याद रखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई। भारत में इसका जो है कार्यालय अड्यार मद्रास में था। अगला प्रश्न है किसमें या किस स्थान पर थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई? तो अड्यार में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को सफलता और लोकप्रियता मुख्य रूप से किस कारण प्राप्त हुई थी? तो सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट के कारण। दोस्तों 1879 में कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावट्स्की भारत आए और मद्रास के अड्यार के पास थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति और भरपूर समर्थन मिला था? तो उत्तर है दोस्तों मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देना। दोस्तों मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देना थियोसोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। इसमें जाति धर्म नर नारी वर्ण और रंग भेद से रहित मानवता और विश्व बंधुत्व का समर्थन किया गया और तुलनात्मक धर्म दर्शन और विज्ञान के अध्ययन को भी प्रोत्साहन दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कि 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है स्वामी शिवदयाल सिंह। दोस्तों स्वामी शिवदयाल सिंह ने 1861 में राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना की थी और ये आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने राधा स्वामी मत का जो है स्थापना किया। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ और साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। दोस्तों इन लोगों ने ये कहा कि मंदिर तीर्थ अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं है और धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो उत्तर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से ये प्रसिद्ध हैं दादा भाई नौरोजी। ये भारत ही नहीं बल्कि पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद चुना गया था। दोस्तों दादा भाई नौरोजी 1851 में रहनुमा माजदयान सभा की स्थापना किए थे और 1854 में इन्होंने जो है पाक्षिक पत्रिका राष्ट्र गुप्तार, जिसका अर्थ होता है सत्यवादी, इसका प्रकाशन किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आधुनिक भारत में या आधुनिक भारत के प्रारंभ में भारत में चलाए गए प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों, उन आंदोलनों के प्रस्तावक या प्रारंभकर्ता, उन आंदोलनों का केंद्र कहाँ था या उसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ था, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल TGT, PGT, GIC और GDC परीक्षा के लिए बल्कि सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत खंड के लिए भी। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।